हेलो स्टूडेंट्स, हमारे नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम अपने यूनिट नंबर 1 बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस के अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हैं और ये हमारे इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसको लेते हुए अपन आगे चलते हैं। हमारे सिलेबस में एज इट इज़ लिखा हुआ है कि टीएस डायग्राम के बारे में आपको जानना है कि टीएस कर्व क्या होता है और उसके बिहाफ में आगे और उसके कंक्लूजन्स को समझना है। तो चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं कि टीएस डायग्राम क्या है। ठीक, इससे पहले तक हम लोगों ने जो इंजन्स के बारे में, निकाय के बारे में पढ़ा, उसको एक ग्राफ के थ्रू हम लोग शो करते हैं जनरली। ठीक, इस यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन क्या है, की पॉइंट के फॉर्म में याद रखें, टी से टेम्परेचर, एस से एंट्रोपी, और इससे बिहाइंड क्लासेस में आप लोगों ने एंट्रोपी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डीप उसके बारे में जानकारी ली है, उसके कंक्लूजन्स पे बात किए हैं कि अगर इंजन जो है रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी कैसे रहेगा, इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी कैसे रहेगा। तो कैलकुलेशन का एक कर्व जो है वही टेम्परेचर और एंट्रोपी के टर्म पे अगर अपन लोग एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमारा टीएस डायग्राम कहलाता है, सिंपली डेफिनेशन वाइज। तो अब यहाँ पे डायग्राम से ही आप कंसेप्ट को समझिए। अगर एक रिवर्सिबल कार्नो इंजन है हमारे पास, उत्क्रमणीय कार्नो इंजन है, तो ये कई बार हम बना चुके हैं, आपको पता है। इस तरह से ये डायग्राम बनाएंगे आप कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, टोटल 4 प्रोसेस। ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपांसन, बी से सी तक एडियाबेटिक एक्सपांसन, सी से डी तक आइसोथर्मल कंप्रेशन और डी से ए तक एडियाबेटिक कंप्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ए से बी तक जाने के लिए Q1 ऊष्मा ली जाती है स्रोत से और T1 ताप पर निकाय बी पॉइंट पर पहुंचता है, और सी से डी जाने के लिए Q2 ऊष्मा सिंक को दी जाती है और लोअरिंग टेम्परेचर सिंक को प्राप्त होता है जो कि T2 होता है। तो इस पे हम फिर इसकी दक्षता वगैरह की बात करते हैं। तो इस कंडीशन में अपन प्रेशर और वॉल्यूम को एक एक एक्सिस में लिए हुए हैं। टीएस डायग्राम या टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में हम टेम्परेचर को एक एक्सिस पे और एंट्रोपी को एक एक्सिस पे यहाँ पे लेते हैं। अब अगर आपने इससे प्रीवियस प्रोसेस में कंक्लूजन्स को अच्छे से जाना है, पढ़ा है, तो फिर आपको यहाँ पे इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पैरेलली ए से बी तक अगर ये कार्नो साइकिल को अपन टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए से बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी में आपका जो परिवर्तन जो होगा वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो एक नियत बना रहता है एंट्रोपी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में। रिजल्ट भी हमने देखा हुआ है। ठीक, बी से सी तक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपके एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सीधा डिक्लाइनिंग लाइन इस तरह से अपन इसको बना देते हैं। और फिर यहाँ के आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी स्ट्रेट लाइन और यहाँ के एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ओवरऑल आपका जो कर्व है वो एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाएगा, परफेक्ट आयत बनेगा। यहाँ पे आयत जैसा नहीं है इसका शेप, फिर इंटीग्रेशन से आप इसका एरिया निकालेंगे। और हम जानते हैं कि एक पूर्ण वक्र में किया गया जो कार्य है, एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य, उस वक्र का यदि आप क्षेत्रफल निकालते हो उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और कर्व अगर डिफरेंट शेप में है तो प्रॉब्लम, या कहने का मतलब कि कैलकुलेशन टफ पड़ेगा। लेकिन अगर ये आयत है तो सिंपल अब लंबाई गुड़ी चौड़ाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये शेप लेता है जो टीएस डायग्राम है बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंट्रोपी। ठीक, इसको थोड़ा आगे और अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन किए हैं अपन। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, ए बी में डायग्राम में समतापी प्रसार में कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, एक नियत होगा ना, स्टेबल रहेगा। तो S2 माइनस S1, यहाँ पे देखिए स्टेट आपका इस फर्स्ट पोजीशन पे एंट्रोपी S1 है, यहाँ पे S2 है, तो S2 माइनस S1 Q1 उष्मा वो एब्जॉर्ब करेगा T1 ताप पे। तो एंट्रोपी के डेफिनेशन से सिंपल क्या लिखेंगे आप, Q1 अपॉन T1। बी से सी दुर्दोष प्रसार में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता तो 0। सी से डी में समतापी संपीड़न में एंट्रोपी में परिवर्तन, फिर क्या होगा जी, S2 से S1 जाएंगे आप, फिर से परिवर्तन निकालेंगे Q2 से Q2 अपॉन Q1, और डी से ए में फिर से रुद्धोष्म संपीड़न होने की वजह से
कोई एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होगा। ये एंट्रोपीज के रिजल्ट्स हैं। ठीक, अब सिंपल इक्वेशन नंबर 1 से आपको Q1 का मान मिलेगा, देखिए यहाँ से T1 S2 माइनस S1। इक्वेशन नंबर 2 से Q2 का मान मिलेगा T2 S2 माइनस S1। और जो Q2 माइनस Q1 अपन करते हैं वही तो किया गया कार्य है। मैथमेटिकली जितना हीट हम एब्जॉर्ब किए और जितना हीट हम वहाँ पे सिंक को दिए, ठीक, जितना हीट वहाँ पे दूसरे पोजीशन पे हुआ, उन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे वही किए गए कार्य के बराबर होगा। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो दोनों में से कॉमन S2 माइनस S1 हो जाएगा T1 माइनस T2। तो ये एक्सप्रेशन आपके किए गए कार्य को दर्शा रहा है। ठीक, अब इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर अपन एफिशिएंसी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यदि राशि हम Q1 Q2 को एक पूर्ण चक्र में किए गए बाह्य कार्य को के रूप में अगर लेते हैं, तब हमारा T1 इंटू T2 और S2 माइनस S1 आयत का क्षेत्रफल होगा, जो कि TS आरेख से प्रदर्शित है। देखिए जरा, ये देखिए S2 माइनस S1 करेंगे तो ये दूरी मिलेगी आपको, ये वाली, और T2 माइनस T1 करेंगे तो ये दूरी मिलेगी आपको। तो लंबाई गुणी चौड़ाई इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इजीली हम इस कर्व का एरिया निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस कर्व। तो सिंपली हमारा ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है कि T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, ये आयत के क्षेत्रफल को अर्थात कंप्लीट साइकिल में किए गए कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब TS वक्र में आयत का क्षेत्रफल उत्कमणीय कार्नोट चक्र में किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब इसकी दक्षता मतलब क्या होगा? एक चक्र में किया गया बाह्य कार्य मतलब Q1 माइनस Q2 और स्रोत से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, ये वाली, तो वो कितनी होगी? Q1। दोनों ही वैल्यू आप निकाल चुके हैं जी। Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या थी? T1 माइनस T2 S2 माइनस S1, और Q1 की वैल्यू समीकरण 1 से T1 S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 इज कैंसल आउट बोथ अब, और फाइनली आपको ये मिलेगा जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये दक्षता का फॉर्मूला है कार्नो इंजन के लिए, जो कि बहुत इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। इसी कार्नो इंजन को जब आप पारंपरिक तरीके से हमने सॉल्व किया था पिछले क्लासेस में, कार्नो इंजन वाले लेक्चर में, तब वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किए गए कार्य को निकाले आप, रुद्धोष्म चक्र में किए गए कार्य को निकाले, और फिर ले जाके रुद्धोष्म अवस्था समीकरणों की सहायता से आप इस चीज को प्राप्त किए थे। लेकिन यहाँ पर TS डायग्राम की सहायता से हम आसानी से इसको इजिली तरीके से यहाँ पे प्राप्त कर लिए। ठीक, तो सिंपल क्या है, ये PV आरेख जैसा ही एक ग्राफ है जो कि टेम्परेचर और एंट्रोपी को लेके बनाया जाता है, और एज कंपेयर टू PV डायग्राम ये इजी है, अधिक सरल है जो TS डायग्राम है हमारा। ठीक, और इसका काम प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? इंजन के कार्य की दक्षता मापने एवं जांचने में किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी इंजन, चाहे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जो भी इंजन निकाय आप बनाएं, उसकी जो मूल क्षमता है उसको तो आप पारंपरिक विधि से निकालोगे। वो जैसे समतापी प्रसार हो रहा है कि रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है कि समतापी संपीड़न या समतापी प्रसार, ये सब चीज़ें उसके कॉम्बिनेशन से उसकी दक्षता निकालेंगे। लेकिन जब वो रन करते रहता है, एट प्रेजेंट जब उससे हम काम लेते रहते हैं, तो उसके जजमेंट को कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब अगर ये कार्नो इंजन प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब ईटा इज इक्वल टू आपको ये 1 माइनस T1/T2 अगर मिल रहा है, मतलब ये परफेक्ट वर्क कर रहा है, और ये कंप्लीट वर्क कर रहा है, मतलब आपका ये जो शेप है ये ऐसी बना रहेगा आयत का। तो ग्राफ प्लॉट किया जाता है चलते इंजन के लिए, और जब तक आयत बना हुआ है, परफेक्ट आयत बना हुआ है, मतलब आपका निकाय अच्छा काम कर रहा है। अगर आयत के भुजाओं में थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि कार्यकारी पदार्थ या फिर निकाय की साम्य अवस्था में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक, और फिर तुरंत सिस्टम को सिग्नल जाता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि ये ग्राफ जो है अपना शेप बदल रहा है, TS डायग्राम, और फिर तुरंत उस फॉल्ट को ढूंढ के क्लियर किया जाता है। तो एक तरह से ये चलते इंजन को जांचने के लिए, जैसे चाहे वो थर्मल के कंसेप्ट में हो, इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट में हो, एंट्रोपी का थॉट आप लीजिए, या न्यूक्लियर प्लांट्स में इस कंसेप्ट को लीजिए, क्योंकि वहाँ भी पानी गर्म करके ही जनरेटर को घुमाया जाता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट वहाँ भी लगता है। तो ये आपको एक अनसर्टेनिटी को, एक व्यवस्था के जो संतुलित अवस्था को निरूपित करेगा,
और इसमें थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो फिर सायरन या फिर सिग्नल आने लगेगा, जिसको फिर तुरंत जाके इस ग्राफ में जितना एंगल का डेविएशन होगा उसको सुधारा जाता है। तो ये एक सूचक के रूप में भी काम करता है। तो ये एक फायदा है इसका टीएस डायग्राम का। ठीक, तो ये टॉपिक रहा टीएस डायग्राम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए और क्या काम करता है उसका। देखिए महत्व में क्या क्या आप लिखेंगे, टीएस डायग्राम का क्या महत्व है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो भाई टीएस आरेख को टेफीग्राम भी कहते हैं। टेफीग्राम इसका अधिकतर यूज मौसम विज्ञान के क्षेत्र में होता है। ठीक, क्योंकि वायुमंडल भी अपने आप में एक थर्मोडायनामिक निकाय है और उसके टेम्परेचर एंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन को टीएस आरेख से प्रदर्शित किया जाता है और मौसम में होने वाले परिवर्तन के लिए इस चीज को यूज किया जाता है समतुल्यता या तुल्यता को देखने के लिए। इसको मैथमेटिकली अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, टीएस आरेख से प्रति चक्र किए गए कार्य की गणना आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली एरिया निकालिए, लंबाई गुणित चौड़ाई करिए और आसानी से एक आयत के क्षेत्रफल को निकाल के हम आसानी से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं एज कंपेयर टू पीवी डायग्राम। ठीक, और चेतावनी प्रणाली के रूप में सूचक का कार्य करता है। वही जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि अगर कोई रनिंग इंजन है और उसके टीएस डायग्राम में कोई भी डेविएशन उत्पन्न होता है, इसका मतलब है कि उसके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के वैल्यूज में चेंजेस आएगा और फिर वो तुरंत इंडिकेट करेगा कि सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो फिर उसको तुरंत जाके उसको सुधारा जाता है, क्लियर किया जाता है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टीएस डायग्राम। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, खाली टीएस डायग्राम आपको क्या होता है ये पूछा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कार्नो इंजन की दक्षता निकालिए टीएस डायग्राम के साथ, तो ये बड़े ही शॉर्ट में मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, यही है। आप ऐसे ही इसको जमा के आप लिख सकते हैं। अदरवाइज सिलेबस में टीएस डायग्राम के एप्लीकेशन पोर्शन को नहीं डाला है, तो उतना ज़्यादा अपन इसमें नहीं जानेंगे। ठीक है, जितना सिलेबस में है उतना ही इंट्रोडक्टरी फॉर्म में इसको अपन जानेंगे। ठीक, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। ठीक, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको देगा और उस पर अपन चलते हैं सबसे पहले। ठीक, तो उष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है, या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है और इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या हैं, वो आपको जानना है। ठीक, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ के बारे में बात हो जानी चाहिए कि फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया है भाई कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ये, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया है कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ठीक, ये दोनों लॉ आपने पढ़ लिया है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये यहां से प्रूफ होता है कि ईटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 माइनस टी वन अपॉन टी टू, इस तरह से। ये क्या है जी, किसी भी इंजन की उत्क्रमणी इंजन की दक्षता है। ठीक, तो ये मैक्सिमम कब होगा, 1 कब हो सकता है, 1 इसकी वैल्यू कब होगी, जब आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये T2 अपॉन T1 है ना, 1 सेकेंड, इसे सुधार देते हैं। ईटा इज इक्वल टू हमारा 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 क्या होता है, स्रोत का ताप होता है और T2 क्या होता है, सिंक का ताप होता है। तो ईटा की वैल्यू मैक्सिमम, ईटा मैक्सिमम कब मिलेगी आपको, जब व्हेन आपका T2 की वैल्यू 0 केल्विन हो। ये एक कंसेप्ट है, तो 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा और ईटा इज इक्वल टू 1। बट प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, 0 डिग्री या 0 केल्विन प्राप्त करना बहुत कठिन है अपनी स्थिति में। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है उसको समझिए। इसी चीज़ को वो जस्टिफाई करता है कि उष्मागति का तृतीय नियम, एक इसको नस्ट और साइमन ने बताया था, इसलिए इसको कभी कभी नस्ट साइमन का कथन क्या है ये करके भी पूछेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यह बताता है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर एंट्रोपी 0 हो जाती है। ठीक, मतलब आपके पदार्थ, एंट्रोपी मतलब क्या होता है जी, अव्यवस्था, और परम शून्य ताप वो ताप है जिस पे एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब किसी पदार्थ के निकाय के जो अणु परमाणु हैं पूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रम में जम जाते हैं। सिंपल एग्जांपल है, अगर पानी है उसको अगर आप ठंडा, स्टीम है, अगर स्टीम को ठंडा करते चले जाएंगे तो पानी बनेगा। तो स्टीम के तुलना में पानी के अणु परमाणु ज़्यादा पास पास रहेंगे, ज़्यादा व्यवस्थित रहेंगे। पानी को और ठंडा करते चले जाएंगे अपन तो वो बर्फ बन जाएगा।
सॉलिड आकार में हो जाएगा और सॉलिड आकार में उसके अणु परमाणु और अपनी जगह को फिक्स कर लेंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। तो टेम्परेचर को जितना डाउन करते चले जाएंगे अपन लोग, उतनी ही एंट्रोपी में कमी होती चली जाएगी, और टेम्परेचर को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे एंट्रोपी में उतनी वृद्धि होती चली जाएगी। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है आपको? परम शून्य ताप की डेफिनेशन देता है। यह बताता है कि वेल अरेंज्ड स्टेट क्या है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक कंक्लूजन यहाँ पे आएगा कि चूंकि सभी उष्मा इंजनों में क्या होता है जी, गर्म होता है इंजन, तो कंडक्शन होगा, विकिरण मतलब ताप के रूप में कुछ रेडिएशन लॉस होगा, और घर्षण, पिस्टन वगैरह चलेगा, गियर वगैरह चलते हैं तो फ्रिक्शन होगा। इन सब प्रक्रियाओं से, चालन से, विकिरण से और घर्षण से जितना हीट आप देते हो उस इंजन को, इनपुट देते हो, उसमें लॉस होगा। क्या होगी जी? हानि होगी। इस प्रकार एक क्रियाशील वास्तविक इंजन के लिए, याद रखिएगा, वास्तविक जो हम कार्य ले रहे हैं उसके लिए Q1/T1 इज नॉट इक्वल टू Q2/T2, जो आइडियल इंजन के केस में होता है। एंट्रोपी के केस में इससे पहले जो आप पढ़ते चले आए हो कि Q1/T1 बराबर, जो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सप्रेशन ये वाला पढ़ा था ना, कि Q1/T1 बराबर Q2/T2 बराबर Q3/T3 बराबर क्या क्या पढ़ लिए थे जी कि कांस्टेंट होता है। ये कब के केस में? आइडियल केस में। लेकिन वास्तव में जब प्रैक्टिकली आप इंजन को लेते हो, अगर दो ही स्टेप का कंसेप्ट लूँ, मतलब Q1/T1 माइनस Q2/T2 का मान कांस्टेंट और इंटीग्रेशन के टर्म पे, डिफरेंशिएशन के टर्म पे लेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, ये नहीं है बराबर आगे। ठीक, और जीरो नहीं है मतलब ये एक पॉजिटिव टर्म्स मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, जो कि इस रिजल्ट को देता है कि किसी भी सीमित क्रमबद्ध प्रक्रिया से परम शून्य ताप की प्राप्ति संभव नहीं है, मतलब एंट्रोपी जीरो आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसको रिवर्स मोड में चलाते चलाते आप एक पूर्ण रूप से एंट्रोपी शून्य की स्थिति या पूरी तरीके से लो एंट्रोपी पूरी व्यवस्था क्रम प्राप्त कर सकें। तो यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मैथमेटिकली ये चीज़ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कंसेप्ट में निकल के आता है, जहाँ पे अगर आप कहें कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो वो कुछ बोल्ट्जमैन लॉ के तहत उसको लिखा जाता है कि S इज इक्वल टू के बी लॉग W, जहाँ के बी आपका कांस्टेंट है, वर्क, ये तो वर्क है, और S आपका एंट्रोपी है। तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है आपको, कहीं पे अगर ये आगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आएगा तो वहाँ आप देखिएगा। तो फर्स्ट लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, सेकंड लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड थर्ड लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक, ये आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। थर्ड लॉ क्या बोलता है जी कि परम शून्य ताप हम किसी भी उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया का यूज करके प्राप्त नहीं कर सकते। परम शून्य ताप प्राप्त करना या फिर पूरी वेल डिफाइंड स्टेट प्राप्त करना असंभव है। ठीक, ऐसा कोई इंजन आप नहीं बना सकते जिसके थ्रू हम परम शून्य ताप की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सिक्वेंस ही है इस आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसका कुछ रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, उसको आप समझिए। की पॉइंट क्या है जी, कुछ बिंदु जब आगे चल के अगर और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में स्टडी किया गया, जब हायर लेवल मैग्नेटाइजेशन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कितना किसी चीज को ठंडा हम लोग कर सकते हैं। ठीक, एक लिमिट है। तो परम शून्य ताप कहने का मतलब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 0 केल्विन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कितने केल्विन तक किसी चीज को ठंडा कर सकते हैं, लोअर स्टेट पे जा सकते हैं। तो आप लोग एक टर्म आगे चल के जब मैग्नेटिज्म हायर सॉलिड स्टेट फिजिक्स मेरे ख्याल से 5वें 6वें सेमेस्टर में जब पढ़ेंगे तो एक टर्म आपको आएगा वहाँ पे, सुपर कंडक्टर क्या होता है। या आप लोगों ने जापान के उस ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा, मैग्नेव ट्रेन या मैग्लेव ट्रेन बोलते हैं, जो मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट से चलता है, फ्रिक्शनलेस चलता है, पटरी से थोड़ा उठ कर चलता है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू बिना किसी घर्षण के हवा में वो ट्रेन मूव करती है। तो वो सुपर कंडक्टर का स्टेट है। और सुपर कंडक्टर की स्थिति कब प्राप्त करते हैं हम लोग, कब उस लेवल तक जाते हैं, ये उस आपके इस कंसेप्ट को आगे बिल्टअप करते हुए इस परम शून्य ताप के कंसेप्ट को ही आगे लेके चलेगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ की पॉइंट हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि पहला, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगा। तो अगर
थ्योरेटिकली आप परम ताप प्राप्त कर लेते हैं, तो परम शून्य ताप पर या परम ताप पर अणु परमाणुओं की जो ऊर्जा रहेगी उसे ही आप जीरो पॉइंट एनर्जी कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन कि अगर आप आइडियली परम ताप प्राप्त कर लेते हैं मतलब 0 केल्विन, तो उस स्थिति पे अणु परमाणुओं की जो ऊर्जा रहेगी उसे ही जीरो पॉइंट एनर्जी कहेंगे। एक कंसेप्ट है। दूसरा, नेगेटिव टेम्परेचर आप प्राप्त नहीं कर सकते। नेचर ये बताता है कि प्रकृति में ऋणात्मक ताप प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका एग्जांपल यहाँ से, इसका प्रूफ ऐसे देखते हैं हम लोग जानते हैं फिर से जी कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि जो T2 है हमारा वो नेगेटिव है। सिंक का ताप देखो, T1 क्या है, स्रोत का ताप है, वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। आइडियली केस में T1 आपका ज़्यादा होता है T2 से, और T2 ठंडा है। T1 स्रोत का ताप है, वो इंजन वाला डायग्राम याद करिए ऐसा, ये T1 होता है, ये T2 होता है। तो T2 ठंडा होगा, T1 कंसेप्ट। तो मान लेते हैं कि ठंडा होते 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 वो क्या है जी, नेगेटिव है, मान के चलते हैं ना। तो अगर T2 की जगह माइनस T2 रखोगे तो ईटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस T2 अपॉन T1 मिलेगा। और ईटा की वैल्यू कुल मिला के क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो गई, यहाँ से ये मिलेगा। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि किसी भी प्रकार के इंजन की दक्षता एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप उत्क्रमणीय इंजन ले लीजिए, अनुत्क्रमणी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइप के उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। और वो तो आइडियल केस में है, क्योंकि वास्तविक प्रैक्टिकली केस में तो होता है कि फ्रिक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, विकिरण लॉस होता है, और जितना हीट आप देते हैं उतना तो पूरा पूरा दक्षता में कन्वर्ट होता ही नहीं है। तो अगर नेगेटिव टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा तो इंजन की दक्षता तो 200%, 500% दिखेगा, 1 से भी ज़्यादा होगा, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है। और इसलिए ये चीज़ आपके, बिकॉज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ यहाँ पे टूट रहा है, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इसके कंक्लूजन में ये आया कि नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि प्रकृति में ऋणात्मक ताप जो है संभव नहीं है थर्मोडायनेमिकल इंजन के अकॉर्डिंग। और एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं कहूँ, यह कंसेप्ट ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक चैलेंजिंग टॉपिक होता है कि एंट्रोपी के कंसेप्ट में हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स क्या होता है। ठीक, ब्रह्मांड की उष्मा मृत्यु का मतलब क्या होता है। तो यहाँ को इसको सिंपली पढ़ते हैं कि हम लोग जानते हैं जी कि हमारा dq इज इक्वल टू TdS होता है, ये होता है। ds क्या है आपका, एंट्रोपी में परिवर्तन है, dq क्या है, दी गई उष्मा है, और T टेम्परेचर है। उष्मागतिकी निकाय के कंसेप्ट से अगर आप इसको समझेंगे तो कोई भी ऐसा निकाय या थर्मोडायनेमिकल जो सिस्टम है वो हीट जब आप उसको दोगे तो उसमें हीट को एब्जॉर्ब करके उसके जो भी कार्यकारी पदार्थ हैं वो उष्मा को अवशोषित करके अपनी एंट्रोपी में बढ़ोतरी करेंगे। एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, उसमें अव्यवस्था आएगा। जैसे स्थितिज ऊर्जा में है तो गतिज ऊर्जा में जाएंगे और उसके मोशन होंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। बट किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी के बढ़ने का एक लिमिट होता है। एंट्रोपी अपने अधिकतम लेवल पे एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त करता है, उससे आगे एंट्रोपी हमेशा अनंत तक चेंज नहीं होता। मतलब एंट्रोपी के लिए इन्फानाइट परिभाषित नहीं है, एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के लिए एक लिमिट तक चेंज होती है। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड में यदि लगातार हीट का सप्लाई होता चला जाए, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ ना, यूनिवर्स जिसमें गैलेक्सी, तारे, डिफरेंट आपके ब्लैक होल, स्पेस, ये सब आ जाता है। अगर उसमें कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता रहे या फिर हम लोग कहें कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो दैट्स अ लिमिट। जब तक विस्तार हो रहा है, जब तक फैल रहा है, तब तक सब ठीक ठीक है। तो चूंकि हर चीज के डिस्टर्बेंस का फैलने का एक लिमिट होता है। जैसे आप फर्श पे एक गिलास पानी भी जोर से फेंकेंगे तो उसकी एक लिमिट है कि वो पानी कितना दूर तक जाएगा या कितने एरिया में फैलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे ज़्यादा तेज रहेगा और एक लिमिट पे जाके रुक जाएगा। गुब्बारे को भी अगर आप फुलाएंगे तो उसमें आप एयर मॉलिक्यूल्स आप
हवा के फॉर्म में उसमें डालते चले जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स उस एरिया को लेते 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 फैलते चले जाएगा। लेकिन उसके आउटर बाउंड्री का एक लिमिट होगा, उसके आगे वो उसकी एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी और वो उस शेप को छोड़ देगा। और एग्जांपल इसका मैं कहूँ कि पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो पानी उबलेगा उबलेगा उबलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी जो है अपना शेप बदल देगा, उस शेप में नहीं बना रहेगा, वो उस अपनी स्थिति को बदल देगा। तो हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स क्या होता है, इसको मैं अर्थ के कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ कि पृथ्वी का जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है यहाँ पर, ठीक, ये सरफेस है और ये वायुमंडल है, बहुत सारे लेयर से मिल के बना है। तो मान लीजिए लास्ट वाला वायुमंडल है, इसके हमारा वायुमंडल जो है इसी इसी पे है ना, ये वाला आपका वायुमंडल का क्षेत्र है, इसके आगे वायुमंडल नहीं है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी भी इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, वो भी एक थर्मोडायनामिक निकाय है, ठीक है। अब अगर पृथ्वी के वायुमंडल में हीट सप्लाई होगा, जैसे कारखाने हैं, कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलेगा, धुआं हीट के रूप में होगा, गाड़ियों के से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और औद्योगिक चीज़ों से हीट निकल रहा है, तो DQ बढ़ रहा है, ठीक। तो मान लीजिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, अपने आप को बराबर रखेगा ये, ठीक है। मान लीजिए DQ आपका कितना बढ़ा, 10 यूनिट बढ़ा, ठीक। और मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो टेम्परेचर अभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या होगा जी, अगर DQ 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है और टेम्परेचर 1 है और ये 10 है, तो ऑब्वियस है कि एंट्रोपी भी कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, ठीक। इन दोनों को वैल्यू पुट कर दिए तो एंट्रोपी में भी परिवर्तन कितना होगा, 10 का होगा। मतलब यहाँ जो परिवर्तन होगा, तापमान में कोई चेंज नहीं है, ठीक। वायुमंडल ने उष्मा को अवशोषित करके एडजस्ट करके टेम्परेचर को उतना बना के रखा है। अब मान लीजिए ये 15 होता है, DQ 15 होगा, हीट और देते जा रहे हैं आप, और कारखाने खुल रहे हैं, टेम्परेचर इस स्टिल 1 पे डिपेंडेंट है और ये 15 हो गया, ठीक। वैसे ये 20 हो गया, मान लीजिए 20 हो गया, तो ये 1 पे है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया और ये भी 1 पे है और ये 30 हो गया। अब मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर की मैक्सिमम एंट्रोपी सस्टेन करने का लिमिट 30 था, इसके आगे अब एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होगा। अब एंट्रोपी ये अपने अंतिम लिमिट तक पहुंच गया है, इससे ज़्यादा एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। अब उसके बावजूद अगर कारखाने लग रहे हैं, उसके बावजूद अगर हीट, मैं कहूँ कि और हीट अपन देते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं और हीट का क्वांटिटी बढ़ते ही जा रहा है। अब मान लीजिए आपने इसको 60 कर दिया DQ की वैल्यू, एटमॉस्फेयर में जो कारखाने जो उगल रहे हैं, अब चूंकि एंट्रोपी जो है वो तो अपनी मैक्सिमम स्टेट को प्राप्त कर चुका है, 30 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को बराबर करने के लिए अगर ये हो गया है तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ गया, कितना डिग्री सेंटीग्रेड जी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये आपके पृथ्वी के वातावरण का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, क्योंकि हीट की सप्लाई कंटिन्यू हो रही थी और एंट्रोपी में होने का परिवर्तन मैक्सिमम अपने लिमिट को प्राप्त कर चुका है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीज होने से कितना इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का पड़ता है, वो सब आप लोग जितना पर्यावरण वगैरह पढ़ते हैं वो सब आप जान ही रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर वातावरण के तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वजह से कितने सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं या समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, ठीक। छोटे छोटे द्वीप जो हैं वो डूब रहे हैं। तो ये इसका एक जस्टिफिकेशन है। तो उसी प्रकार से जैसे अगर कोई थर्मोडायनेमिकल निकाय, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है या पृथ्वी है, अपनी मैक्सिमम एंट्रोपी में चेंजेस को पा लेगा, उसके बाद क्या होगा कि उसका हीट बढ़ने लगेगा, ठीक। हीट बढ़ाते चले जाओगे तो तापमान बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट को प्राप्त कर लिया है। तो तापमान बढ़ते चले जाएगा, तापमान बढ़ते चले जाएगा, तापमान बढ़ते चले जाएगा, तो फिर वो अपने उस फेज में नहीं रहेगा। उस फेज में नहीं रहेगा मतलब वायुमंडल टूट जाएगा। वायुमंडल टूट जाएगा, या अब जैसे मान लीजिए हीट बढ़ते ही जा रहा है, हीट बढ़ते ही जा रहा है और 5 डिग्री 10 डिग्री बढ़ गया, एंट्रोपी तो मैक्सिमम हो गया। तो हीट डेथ कहने का मतलब है जैसे एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ेगा तो सारे प्राणी, पेड़ पौधे, बायोलॉजिकल चीज़ें गर्मी की वजह से मरेंगी, ठीक। तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में हुआ, ठीक। और
हीट टेम्परेचर और बढ़ते जाएगा तो वायुमंडल टूट जाएगा, और वायुमंडल टूट जाएगा तो सारे लाभकारी गैसें अंतरिक्ष में चली जाएंगी, फैल जाएंगी। सिंपल उसी तरीके से जैसे पानी को गर्म करते 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 एक लिमिट पे पहुंच जाओगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, या गुब्बारे को फुलाते चले जाएंगे तो एक लेवल के बाद वो फट के वो ऑक्सीजन बाहर दूसरे निकाय में शामिल हो जाएगा। वैसा ही सेम एग्जाम्पल कहा जाता है कि यदि लगातार तारों का बनना चलते रहेगा, ग्रहों का निर्माण चल रहा है, या खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, तो ये ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड फैल रहा है मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन नेचर में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही चले जाए। वो अपनी मैक्सिमम लिमिट को प्राप्त करेगा, और जिस दिन अपनी मैक्सिमम लिमिट को प्राप्त करेगा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, जब तक वो फैल रहा है, टेम्परेचर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। और जिस दिन मैक्सिमम ब्रह्मांड की एंट्रोपी हो जाएगी उस दिन हीट बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगी, और यूनिवर्स का फिर वहीं पे उष्मा मृत्यु का कॉन्सेप्ट यही कहलाता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सारी चीज़ें अपने थर्मल इक्विलिब्रियम के स्टेट को तोड़ देंगी और अपनी मूल अस्तित्व में बिखर जाएंगी। अणु परमाणु से बिखर जाएगा, परमाणु अपने नाभिक से बिखर जाएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स अ डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, जो कि आपको बताता है कि ये चीज़, या अगर आप एक साइंस ग्रेजुएट या एक नॉलेजेबल पर्सन के थ्रू किसी को अगर आप व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग समझाना चाहते हैं तो सिर्फ लिख दीजिए कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। इतना काफ़ी है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। यही ग्लोबल वार्मिंग का बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, ठीक। और फिजिक्स चूँकि फिलॉसफी से निकला है, इसलिए ये हमारे डेली लाइफ में भी और जो अचीव हम करना चाहते हैं उसके साथ भी लागू होता है। कि देखिए आपके पेरेंट्स, अब देखिए एंट्रोपी को कौन मेंटेन करके रखता है? पेड़ पौधे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक। अगर आप अच्छे से ग्रीनरी रखेंगे, जितना हीट आप डिलीवर कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, एंट्रोपी मेंटेन करने के लिए सपोर्टिव आइटम रखेंगे, ग्रीनरी रखेंगे, ठीक, पेड़ पौधे रखेंगे, ओजोन लेयर को सुरक्षित रखेंगे, तो आपकी एंट्रोपी ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी, ठीक। तो वो चीज़ सिंपल अगर एक ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग, माइंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेरेंट्स आपको DQ देते हैं, या आपके जो अच्छा चाहते हैं आपको वो DQ देते हैं, मतलब ताप देते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं आपको, मतलब डांटते हैं, प्यार से बात नहीं करते हैं, आपको दुख देते हैं, कुल मिला के आपको तकलीफ देते हैं। आपको उसके साथ एडजस्ट करना है। अब आपकी एंट्रोपी कितनी है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना अपने आप को फैलाव लाते हैं, कितना चेंज करते हैं, कितना करते हैं। और ये लगातार ऊष्मा जो देते रहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको डांटते झपटते रहते हैं, उसके वजह से आप अपने एंट्रोपी के एक मैक्सिमम लेवल को प्राप्त करते हैं और अपना फेस चेंज करते हैं। फेस चेंज करते हैं, याद रखिएगा, फेस चेंज करते हैं। जैसे पानी उबलते उबलते अपने आप को वेपर में बना लेता है, तो वेपर की क्वालिटी पानी से ज़्यादा है, इट्स अ सुपीरियर क्वालिटी। तो लगातार आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट किया जा रहा है या उसको आर्क दिया जा रहा है, उसके अंतर मन में अग्नि उत्पन्न की जा रही है, एक मोटिवेशन पैदा किया जा रहा है, डांट डपट दिया जा रहा है कि अच्छे रास्ते पे बढ़ो, तो वो पढ़ते 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 पढ़ लिख के अपने आप को स्थापित करके अपनी अवस्था बदलेगा और कोई ना कोई आइडेंटिटी सोसाइटी में ग्रहण करेगा। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, टीचर बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो अपना फेस चेंज कर लेगा वो, ठीक। अब वो पर्सन जो इस मिलने वाली घर से, परिवार से, रिश्तों से, जमाने से जो तकलीफें, जो हीट आपको एब्जॉर्ब हो रहा है वो मिलेगा ही, वो तो हर किसी को मिलना है, स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में है। उसके साथ यदि वो अपनी एंट्रोपी को नहीं सेट कर पाया, नहीं सेट कर पाया मतलब उसने ये ठान लिया कि बस अब इससे ज़्यादा तो मेरा एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या होगा, उस पर्सन की लाइफ में टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर को क्या लेते हैं यहाँ पे, मेंटल स्ट्रेस से लेते हैं। अब मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बंदा मेंटली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल ग्लोबल वार्मिंग हावी हो जाएगी और वो फिर अपने आप को, कई लोग जो मेंटली हार जाते हैं वो इसी कॉन्सिक्वेंस से अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो एज अ सेम द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, जिसने अपने एंट्रोपी सेटअप कर ली वो अपने आप में स्टेबल है, अदरवाइज आपको चीज़ें वैसे मिलेंगी। सो इट्स अ जस्ट साइकोलॉजिकल एग्जांपल फॉर दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट था। इस टॉपिक के साथ हमारे इस यूनिट का पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।
ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। आप लोग से ये मैं होप करता हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखे हैं, आप अच्छे से उस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्टअप करके रखेंगे, क्योंकि अगले यूनिट्स में इन चीज़ का भरपूर उपयोग होने वाला है और उसी के आधार पे अगला यूनिट आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, है ना? तो ओके, यहाँ तक आप लोग पढ़ के रखिए और ये लास्ट टॉपिक रहा हमारा। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं हमारे सिलेबस के अगले सेक्शन में। ओके।